नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो जी, वेलकम टू रबराका केटरिंग सर्विस। बताइए क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ सलीम, बस करो यार, मैं बोल रहा हूँ भानु। मार्च के आखिरी हफ्ते में एक दिन ऑफिसर भानु एजेंट सलीम को स्काइप कॉल करते हैं। बम बम भोले सर, बम बम भोले। और क्या हाल चाल है कराची के? सब ठीक है वहाँ? अरे कहाँ सर, यहाँ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे लॉकडाउन को तो यहाँ कोई सीरियसली नहीं ले रहा। ये साले जाहिल पाकिस्तानी कोरोना को भी अमेरिका की साजिश मान रहे हैं। लेकिन सर, सड़कों के ऊपर पुलिस और रेंजर्स की तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एजेंट सलीम ये कहते हैं तो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद ऑफिसर भानु वापस उत्तर देते हैं। अच्छा सलीम, आज सुबह मैं अब्बू जान और चचा जान दोनों से मिला था। हमने डिसाइड किया है कि इन हालातों में निकाह करना ठीक नहीं होगा। इसलिए एक काम करो कि टेंट और घोड़ी वालों को फोन करके ऑर्डर कैंसिल कर दो। यहाँ पर अब्बू जान का मतलब था अजीत दोवल, चचा जान का मतलब था सामंत गोयल, टेंट और घोड़ी वालों का मतलब इमरान और मल्लिका, और निकाह का मतलब था जहूर मिस्त्री की 13वीं। कोविड को कंट्रोल में आते आते और ऑपरेशन महाकाल को सस्पेंड हुए 1 साल से ऊपर का समय हो चला था। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही लॉकडाउन लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था और धीरे धीरे हालात भी सामान्य हो रहे थे। और ऐसा होते ही RNDW द्वारा एक बार फिर एजेंट सलीम, इमरान और मल्लिका को एक्टिवेट कर दिया जाता है। भानु, आई हैव जस्ट स्पोकन विद मिस्टर दोवल। कराची में अपने एसेट से बात करो। ऑपरेशन को रिज्यूम करने का समय आ गया है। RNDW चीफ सामंत गोयल से सुन ऑफिसर भानु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे एसेट्स के लिए एक एक दिन काटना भारी हो रहा था। दिल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस सर। अच्छा, तो एसेट्स के लिए टाइम काटना भारी हो रहा था, तुम्हारे लिए नहीं? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं भानु, सब समझ रहा हूँ। चलो नाउ टॉक टू देम एंड गेट दैट सन ऑफ अ बिच। 2020 में आई नई महामारी कोविड और उसकी वजह से लगने वाला लॉकडाउन अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। भारत समेत पूरी दुनिया एक बार फिर से सामान्य होने का प्रयास कर रही थी। बाकी पाकिस्तान की तरह कराची में भी दुकानें और मार्केट्स एक बार फिर से खुलने लगे थे। और 1999 में IC-814 की हाईजैकिंग के दौरान रुपिन कात्याल का गला रेतने वाला आतंकी जहूर मिस्त्री, जो पिछले 1 दशक से जायद अखुंद बन के कराची के ठीक बीचों बीच एक फर्नीचर शॉप चला रहा था, वो भी अब अपनी दुकान के ऊपर नियमित रूप से आने जाने लगा था। ऐसा होते ही RNDW चीफ सामंत गोयल के आदेश पर ऑफिसर भानु अपने तीनों एजेंट्स सलीम, इमरान और मल्लिका को एक बार फिर एक्टिवेट कर देते हैं। अल्लाह मियां के पास भेजा जा चुका GHQ का सीनियर अकाउंटेंट वलीद, उसके द्वारा दी गई इंटेलिजेंस से RNDW को यह पता चला था कि मिस्त्री की दुकान का नाम क्रेसेंट फर्नीचर्स है और यह कराची के अख्तर कॉलोनी मार्केट में स्थित है। अब RNDW को सबसे पहले यह कंफर्म करना था कि इस दुकान को चलाने वाला जायद अखुंद जहूर मिस्त्री है या फिर ISI द्वारा प्लांट किया गया कोई बहरूपिया। लेकिन RNDW एजेंट्स के लिए काम इतना आसान नहीं होने वाला था। अपने इस ऑब्जेक्टिव को सफलतापूर्वक अचीव करने के लिए RNDW एजेंट्स को जायद अखुंद के बहुत ज्यादा नजदीक जाना था, एक ऐसे आदमी के नजदीक जिसके जहूर मिस्त्री होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। वो जहूर मिस्त्री जिसे खुद पाकिस्तान की एलीट स्पेशल फोर्सेस द्वारा ट्रेन किया गया था। वो जहूर मिस्त्री जो बिना किसी हथियार के खालिस अपने 2 हाथों से भी एक आम आदमी को बड़े आराम से मौत की नींद सुला सकता था। मल्लिका, ये लो, इस डिवाइस को अपने बैग के अंदर कहीं डाल लो। ये एक हाईटेक ऑडियो ट्रांसमीटर है जिसमें GPS भी लगा हुआ है। ये तुम्हारा हर एक कदम रिकॉर्ड करेगा। कराची के बाहरी इलाके में स्थित एक सेफ हाउस में एजेंट सलीम मल्लिका को एक बटन जैसी डिवाइस पकड़ाते हुए आगे कहते हैं, मैं यहाँ से तुम्हारा लाइव ऑडियो और हर मूवमेंट मॉनिटर करूंगा। मल्लिका, तुम्हें कुछ भी करके मिस्त्री की क्लोजअप फोटोज क्लिक करनी है और अगर किसी तरह उसका DNA या फिंगरप्रिंट्स मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा।
मल्लिका को बहुत प्यार से ब्रीफ कर रहे एजेंट सलीम ये कहते हैं तो इमरान उन्हें बीच में ही टोक देता है। सलीम भाई, ये डीएनए वगैरह बहुत ज़रूरी है क्या? पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है। वैसे भी फोटो से उसकी आइडेंटिटी तो कंफर्म हो ही जाएगी ना, फिर क्या ज़रूरत है इस सब की? यार इमरान, दिल्ली वालों ने जो ब्रीफ दिया है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। और वैसे भी कितना रिस्क लेना है नहीं लेना वो तो हमारे ही हाथ में है ना। मल्लिका, अगर तुम्हें ज़रा सा भी खतरा महसूस हो, ज़रा सा भी, तो तुरंत वहाँ से निकल लेना। तुम्हें अपना इवैक कोड तो याद है ना? हाँ भाईजान, वो इवैक कोड, हाँ, वो शीशम। और तुम्हारा नाम? भाईजान राशिदा। और तुम्हारे शौहर क्या करते हैं? भाईजान वो तो सुई गैस कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर हैं। वेरी गुड। इमरान, मल्लिका जैसे ही शीशम बोलेगी तुम कुछ भी करके उसे मार्केट से बाहर निकालोगे, कुछ भी करके। एजेंट सलीम की बात सुन इमरान और मल्लिका अपना सर हाँ में हिलाने लगते हैं। चलो फिर टाइम हो गया, दोनों निकलो। ऑल द बेस्ट। इसके बाद मल्लिका और इमरान अख्तर कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं, जहां आज मल्लिका को राशिदा बन मिस्त्री के जितना हो सके उतना करीब जाना था। अपने फोन से उसकी फोटोज क्लिक करनी थी और यदि संभव हो सके तो उसकी दुकान से उसका डीएनए सैंपल या फिंगरप्रिंट्स भी उठाने थे। एजेंट इमरान द्वारा इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस के अनुसार मिस्त्री की दुकान पर कुल 2 कारीगर काम किया करते थे और ये दोनों ही दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच खाना खाने बाहर जाया करते थे। इस 1 घंटे के दौरान मिस्त्री अपनी दुकान पर पूरी तरह अकेला हुआ करता था, लेकिन आज की दोपहरी इंटेलिजेंस गलत साबित होने वाली थी। राशिदा का वेश धारण किए मल्लिका दोपहर के ठीक 1:10 पर मिस्त्री की दुकान पर पहुंच तो गई थी, लेकिन आज की इस दोपहर मिस्त्री दुकान पर अकेला नहीं था, बल्कि उसके दोनों कारीगर भी वहां काम कर रहे थे। इसी के चलते वो काफी देर तक मार्केट में इधर उधर घूमती रहती है और काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब मिस्त्री के कारीगर लंच ब्रेक नहीं लेते तब मल्लिका को ना चाहते हुए भी उसकी दुकान के अंदर जाना ही पड़ता है। एजेंट इमरान की इंटेलिजेंस के अनुसार 2 बजे के आसपास मिस्त्री भी लंच के लिए अपने घर निकल जाया करता था। लंच के बाद वो 1 घंटे की नींद लेता और फिर सीधा अपनी दुकान पर आने के बजाय इकरा यूनिवर्सिटी के पास स्थित एक मदरसे में आधे से 1 घंटा तो जरूर बिताया करता था। अपने हाथों में अपना फोन लिए मल्लिका एक कस्टमर बन आज मिस्त्री की दुकान पर प्रकट हो गई थी, लेकिन अपने गल्ले पर बैठा मिस्त्री तो उसकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देख रहा था। इसी के चलते मल्लिका ने अपने चेहरे से अपना पर्दा ऊपर उठा दिया था। उसके ऐसा करते ही मिस्त्री पूरी तरह उसके चेहरे में खो गया था और इतने में ही मल्लिका ने अपने फोन से उसकी कई सारी फोटोज क्लिक कर ली थी। जाते जाते मिस्त्री ने मल्लिका को अपना बिजनेस कार्ड भी दे दिया था, जिसे मल्लिका ने बिल्कुल कोने से पकड़ अत्यंत सावधानी के साथ अपने हैंडबैग में डाल लिया था। मल्लिका जानती थी कि R&AW के एनालिस्ट को इस कार्ड से मिस्त्री के फिंगरप्रिंट्स उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया भाईजान। तो फिर ठीक है, कल मैं अपने शौहर के साथ आती हूँ। इधर मल्लिका बोलने के बाद मिस्त्री की दुकान से बाहर निकलती है और उधर थोड़ी देर तक उसे पीछे से घूरने के बाद मिस्त्री भी खाना खाने के लिए अपने घर निकल जाता है। उससे कोई 30-40 मीटर की दूरी बनाए एजेंट इमरान उसका पीछा करते रहते हैं और मिस्त्री के अपनी सोसाइटी के अंदर जाते ही एक चाय की दुकान पर बैठ अपने फोन से मल्लिका का नंबर डायल करने लगते हैं। हाँ मल्लिका, मैं बारात घर के बाहर वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक काम करो, तुम ऑटो करके अपने आप ब्यूटी पार्लर चली जाओ, शाम को मिलते हैं। यहाँ पर बारात घर का मतलब था मिस्त्री की डिफेंस व्यू हाउसिंग सोसाइटी और ब्यूटी पार्लर का मतलब था R&AW का सेफ हाउस। जहूर मिस्त्री की सोसाइटी से थोड़ी दूर एक चाय की दुकान पर वेट कर रहे एजेंट इमरान अभी बस अपनी तीसरी चाय ही पी रहे थे कि तभी मिस्त्री बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलने लगता है। R&AW की इंटेलिजेंस के अनुसार वो इस टाइम कम से कम 1-1.5 घंटा तो अपने घर पर बिताता ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। अपनी सोसाइटी से बाहर निकल मिस्त्री सीधा इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ चलने लगता है। एजेंट इमरान तुरंत समझ जाते हैं कि वो शायद उसी मदरसे जा रहा है और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस मदरसे के अंदर पूरे 40 मिनट बिताने के बाद मिस्त्री बाहर निकलता है और फिर अत्यंत तेजी के साथ अख्तर कॉलोनी स्थित अपनी दुकान की तरफ चलने लगता है। शाम के 7 बजे तक एक बार फिर ये तीनों एजेंट्स अपने सेफ हाउस पर इकट्ठा हो आगे की प्लानिंग करने में लग जाते हैं। गुड जॉब यार मल्लिका, कमाल कर देता मेरी बहन है। एकदम क्लियर फोटो आई है। देख भाई इमरान, देख सूअर की शक्ल बिल्कुल क्लियर आई है ना। और हाँ, ये जो मिस्त्री का कार्ड है ना, इसे मैं कल सुबह खुद एनालिसिस के लिए इस्लामाबाद लेके जाऊंगा। मल्लिका के काम से बहुत ज्यादा खुश लग रहे एजेंट सलीम ये कहते हैं तो वो फटाक से उत्तर देती है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाईजान, यही तो है वो कुत्ता, बस थोड़ा मोटा हो गया है और चेहरे पे दाढ़ी रख ली है, जाहिद ही ज़रूर है भाईजान। मल्लिका के बोलते ही एजेंट सलीम मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अरे मुझे पता है मल्लिका, लेकिन अब 100% श्योर तो होना ही पड़ेगा ना। अच्छा इमरान, एक बात बताओ यार, ये उस मदरसे में क्या करने जाता है? नमाज पढ़ने?
एजेंट सलीम ये पूछते हैं तो पिछले 12 दिनों से एक साई की तरह मिस्त्री का पीछा कर रहे इमरान भी थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। नहीं बड़े भाई, नमाज के लिए तो 10-15 मिनट काफ़ी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है। हो ना हो कुछ और चक्कर तो ज़रूर है। मुझे इस मदरसे से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है भाई। तो एक काम करो यार इमरान, पता लगाओ कि इस मदरसे में आखिर चल क्या रहा है और छुट्टी करो। बहुत हो गया, ठीक है? कल सुबह मैं एम्बेसी के लिए निकल रहा हूँ, मुझे वापस आने में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तो पता करके रखना। और हाँ एक बात और, ये जोड़े मैंने अपने दोनों हाथ, मेरे पीछे कोई भी शैतानी मत करना तुम दोनों, ठीक है? ओ हेलो मल्लिका बाजी, आपसे बात कर रहा हूँ। ज़्यादा एवेलिन सॉल्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे पीछे, समझी? एजेंट सलीम ये कहते हैं तो आज कई दिनों के बाद RNDW के तीनों एजेंट्स अपना दिल खोल कर हंसते हैं। तीनों एजेंट्स के बीच हुई इस मीटिंग के 4 दिन बाद 24 अक्टूबर के दिन एजेंट इमरान उस मदरसे में जा पहुंचते हैं जहां लंच करने के बाद मिस्त्री रोजाना 1-8 घंटा तो जरूर बिताया करता था। अब एजेंट इमरान की दाढ़ी तो पहले ही बड़ी हुई थी, लेकिन अपने इस कैरेक्टर को और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए वो अपने माथे पर एक हल्का काला निशान भी बना लेते हैं। सफेद रंग का पठानी सूट और सर पे नमाज वाली टोपी पहने जैसे ही एजेंट इमरान अपने कदम इस मदरसे के अंदर रखते हैं तभी अचानक उनकी दाईं आंख फड़फड़ाने लगती है। इस मदरसे में एक मस्जिद तो बनी हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उसमें रोजाना बाहर से लोग नमाज पढ़ने आए। एक छोटी सी मस्जिद और बच्चों के पढ़ने के लिए 2 कमरों के अलावा इस मदरसे में एक छोटा सा घर भी बना हुआ था। मदरसे का मौलवी अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था। आज की सुबह मस्जिद में आए केवल 3-4 लोगों के साथ नमाज पढ़ने के बाद एजेंट इमरान अपनी जेब से 1000 का नोट निकालते हैं और मौलवी के घर के दरवाजे पर पहुंच उसे जोर जोर से आवाज मारने लगते हैं। मौलवी साहब, अरे कोई है? मौलवी साहब। कोई 2-3 आवाज मारने के बाद जब इस घर का दरवाजा खुलता है तो घर के अंदर से सलवार सूट पहने एक 22-23 साल की लड़की बाहर निकल आती है और अपने सर पर दुपट्टे को ठीक करते हुए इमरान को डांटना शुरू कर देती है। ओ भाईजान, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे पागलों की तरह? दिखता नहीं मदरसा है? इस 5 फुट 4 इंच की छोटी सी लड़की को यूं चिल्लाते देख एजेंट इमरान थोड़ी देर के लिए बुरी तरह चौंक जाते हैं और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए उससे कहते हैं, ओ बाजी बात तो सुन लो पहले। ये यहाँ दर बाहर 1000 का नोट पड़ा मिला मुझे, कुछ समझ नहीं आया इसलिए मौलवी साहब को आवाज मार रहा था। आपका है क्या? अपने हाथ में 1000 का नोट लिए एजेंट इमरान ये कहते हैं तो वो लड़की फटाक से उत्तर देती है, ओ तो लाइन है इधर, और ये घूर क्या रहे टुकर टुकर? हाँ ये ले। वैसे मौलवी साहब कहीं दिख नहीं रहे, घर पर नहीं है क्या? हाँ वो घर पर नहीं है, कल रात आएंगे। आपको मिलना है तो आप परसों आए। ये बोलते हुए लड़की इमरान के हाथ से 1000 का नोट छीनती है और अपने घर के अंदर वापस जा उनके मुंह पर धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। ये लड़की कौन हो सकती है? उस बुढ़े मौलवी की बेटी या बीवी? इस सवाल के साथ कबड्डी खेलते हुए एजेंट इमरान मदरसे से थोड़ी दूर एक बिरयानी के ठेले पर जाते हैं, अपने लिए 1 प्लेट बिरयानी ऑर्डर करते हैं और फिर देखते ही देखते इस बिरयानी वाले को अपने साथ बातों में लगा लेते हैं। तो भाईजान कब से यहाँ पे ठेला लगा रहे हो आप? अल्लाह आपका भला करे साईं, ने हो गए होंगे कोई 12-13 साल। अपने मुंह में दबादब बिरयानी भरते हुए एजेंट इमरान इस ठेले वाले को लगातार अपनी बातों में लगाए रखते हैं। अच्छा वैसे रोज की कितनी कमाई हो जाती है यहाँ? बस अल्लाह का करम है साईं, दाल गोश्त का इंतजाम हो जाता है खींच कांच के। अरे क्या बात कर रहे हो साईं, सामने यूनिवर्सिटी है तुम्हारे, खूब कमाई होती होगी। एजेंट इमरान ये कहते हैं तो वो बिरयानी वाला बिना कुछ बोले बस मुस्कुराता रहता है। अरे जो भी हो भाईजान, पर तुम्हारी बिरयानी एकदम लाजवाब है भाई, मजा आ गया। एक काम करो 2 प्लेट पैक भी कर दो। ये सुनते ही बिरयानी वाला 2 प्लेट बिरयानी पैक करने में लग जाता है और इतने में थोड़ा सा अगल बगल देखते हुए एजेंट इमरान उससे अपना अगला सवाल पूछ डालते हैं। अच्छा साईं एक बात बताओ, ये जो मदरसा है सामने ये, इसके मौलवी साहब को जानते हो क्या? अजी साईं बिल्कुल जानता हूँ, क्यों नहीं जानता। उनकी बेगम है ना वो आती रहती है हमारे पास बिरयानी लेने। इस बिरयानी वाले के मुंह से एजेंट इमरान ये ही सुनने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा उनकी बेगम वही है ना, वो 50-55 साल की खातून है जो थोड़ा लंगड़ा के चलती हैं? नहीं साईं नहीं, उनकी बेगम तो माशाअल्लाह बिल्कुल जवान सण। ये कहते हुए बिरयानी वाला दाएं बाएं देखता है और फिर एजेंट इमरान को फुसफुसाते हुए इस मदरसे में रहने वाले मौलवी साहब, उनकी पत्नी और रोज दोपहर को पत्नी के पास आने वाले एक अजनबी की पूरी कहानी सुना डालता है।
25 अक्टूबर के दिन एजेंट सलीम वापस कराची पहुंच जाते हैं। उन्होंने मल्लिका द्वारा ली गई जाहिद की फोटोज, वॉइस सैंपल्स और बिजनेस कार्ड को भारतीय एम्बेसी में अपने कॉन्टैक्ट को दे दिया था। उनका एक कॉन्टैक्ट इस हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा को RNDW की इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विसेज यानी कि ETS विंग को भिजवा देता है और ETS के एनालिस्ट द्वारा साथ के साथ ही यह कंफर्म कर दिया जाता है कि कराची की अख्तर कॉलोनी में क्रेसेंट फर्नीचर चलाने वाला जाहिद अखुंद कोई और नहीं बल्कि IC814 का हाईजैकर इब्राहिम जहूर मिस्त्री ही है। ये लें चाय ले भाईजान। वैसे वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? एक ट्रे में 3 कप चाय में इस पर रखते हुए मल्लिका ये पूछती है तो एजेंट सलीम उससे कहते हैं, अब वो रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी मल्लिका, तब तक हम उस साले की मैयत की तैयारी शुरू करते हैं। क्यों? एजेंट सलीम के मुंह से ये सुनते ही इमरान की बाँछें खिल जाती हैं। राम जी की कसम सलीम भाई, उस मदरसे से ना बहुत सही जानकारी हाथ लगी है मेरे। अरे हाँ यार इमरान, मैं तो भूल ही गया था। क्या हुआ मदरसे का, क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही उत्सुकता के साथ एजेंट सलीम ये पूछते हैं तो अपनी चाय की चुस्कियां लेते हुए इमरान उन्हें पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। सलीम भाई, ये मदरसा एक 72 साल का मौलवी चलाता है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। उसका घर इसी मदरसे के अंदर है जहाँ वो अपनी तीसरी बीवी मुनीबा के साथ रहता है। मौलवी की पहली पत्नी तो बहुत पहले टीबी से मर गई थी। उस शादी से मौलवी को कुल 7 बच्चे हैं और सातों के सातों ही अब इधर उधर सेटल हो चुके हैं। कोई भी इधर नहीं रहता कराची में। अपनी पहली बीवी की मौत के बस 1 साल के अंदर ही मौलवी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जब दूसरी बीवी से इसको कोई बच्चा नहीं हुआ तो साले ने 3 बार तलाक बोल के दिन दहाड़े उसे घर से बाहर निकाल दिया भाई। ये सुनते ही एजेंट सलीम के गले में गर्मा गर्म चाय का फंदा लग जाता है। मैया मौलवी तो पूरा खिलाड़ी निकला यार। अरे भाईजान आराम से, असली 440 वोल्ट का झटका तो आपको अब लगेगा, इसलिए आप दोनों अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांधें और आगे सुने। ये जो 22 साल की तेज तर्रार बिल्कुल लाल मिर्ची जैसी अपनी मिसेज मौलवी है ना मुनीबा, इनका उस हरामखोर मिस्त्री के साथ फुलटू चक्कर चल रहा है सलीम भाई, फुलटू चक्कर। ये सुनते ही एजेंट सलीम के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर पड़ता है। ओ, तो इसलिए जाता है साला रोज मदरसे में, और मुझे लगा कि साला नमाज पढ़ने इबादत करने जाता होगा, अपने काले कर्मों के लिए पश्चाताप कर रहा होगा सुअर। नहीं भाईजान, वो वहां अपने काले कर्मों का पश्चाताप करने नहीं, अपना मुंह काला करने जाता है। और अभी तो आप आगे सुनो, मजा आ जाएगा। ये बुढ़ा मौलवी है ना रज़ाक, ये दारुल उलूम कराची के लिए काम करता है, जिनका ऑफिस वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। अब ये मौलवी सुबह के ठीक 9 बजे निकल जाता है और शाम तक थका हारा वापस आता है, और दोपहर को अपना मिस्त्री उसके घर पे जाके आराम से मुनीबा का गेम बजाता है भाई। मदरसे के पास रहने वाले हर बच्चे को पता है कि बूढ़े मौलवी की जवान पत्नी किसी गैर मर्द के साथ चोंच लड़ा रही है, पर अगर कोई बेखबर है तो वो ये मौलवी खुद। इमरान की ब्रीफिंग खत्म होते ही एजेंट सलीम खड़े हो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। कमाल कर दिया इमरान मेरे भाई, कहाँ गड्ढे में से खोद के लाया तो इंटेलिजेंस है। हम इस इंटेलिजेंस को मिस्त्री के खिलाफ यूज कर सकते हैं। हाँ, कैसे कर सकते हैं बस वो सोचना बाकी है। तब तक तुम दोनों अपने अगले काम पर लग जाओ, चलो। RNDW के ATS विंग ने वॉइस सैंपल्स और फोटोज का एनालिसिस करने के बाद यह कंफर्म कर दिया था कि जाहिद अखुंद ही जहूर मिस्त्री है। एजेंट इमरान और मल्लिका ने पिछले 1 महीने से लगातार मिस्त्री की दुकान, मकान और उसकी हर एक गतिविधि पर पैनी नजर बनाई हुई थी। उनके द्वारा इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस के अनुसार इस समय ISI ने मिस्त्री को किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी हुई थी, लेकिन महीने में कम से कम एक बार तो वो एक अनजान आदमी से मिलने हजरताबाद जरूर जाया करता था, जो उसके घर से पूरे 40 किलोमीटर दूर था। RNDW द्वारा इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस के अनुसार मिस्त्री के मकान, दुकान और बच्चों के स्कूल सब एक दूसरे के बहुत आसपास थे। साफ था कि मिस्त्री को ज्यादा समय सड़क के ऊपर गुजारना कतई पसंद नहीं था, तो फिर वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हजरताबाद आखिर क्यों जाया करता था। इस बात की पूरी संभावना थी कि मिस्त्री वहां अपने ISI हैंडलर से मिल रहा था। 2021 में नवंबर का महीना आते आते RNDW द्वारा ऑपरेशन महाकाल की अंतिम स्टेज पर काम शुरू कर दिया जाता है। कराची में एक्टिव RNDW के तीनों एजेंट्स को अब मिस्त्री के ट्रैवल रूट्स पर पड़ने वाले ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना था। ब्लाइंड स्पॉट जहां उसे दिन दहाड़े ऊपर पहुंचाया जा सके। कई दिनों के एनालिसिस के बाद ऐसे 2 स्पॉट्स को मार्क कर लिया जाता है। इनमें से एक स्पॉट मिस्त्री के घर और दुकान के रास्ते पर था और दूसरा इकरा यूनिवर्सिटी के पास स्थित उस मदरसे और दुकान के बीच वाले रास्ते पर।
अब एजेंट सलीम और मल्लिका दोनों का ये मानना था कि मिस्त्री को ठोकने के लिए पहले वाला स्पॉट ठीक रहेगा, लेकिन एजेंट इमरान जिद पर अड़े हुए थे कि उसे मदरसे से दुकान जाते हुए दूसरे वाले स्पॉट पर मारा जाए। कई घंटों की गर्मा गर्मी के बाद भी जब ये तीनों एजेंट्स किसी एक स्पॉट को फाइनल नहीं कर पाते, तब ऑफिसर भानु को अंपायर बना दिया जाता है। हाँ सलीम, देखो मैंने दोनों रूट्स को काफी डिटेल में स्टडी किया है। एजेंट सलीम के फोन स्पीकर पर ऑफिसर भानु की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सलीम और मल्लिका, सॉरी भाई, लेकिन मैं तो इमरान के साथ हूँ। उसका लॉजिक बिल्कुल ठीक है। देखो, सुबह के समय हर आदमी में एक फुर्तीलापन होता है, लेकिन दोपहर को खाना खाने के बाद वो सुस्त हो जाता है, और अपना मिस्त्री तो लंच के बाद और भी सुस्ती बढ़ाने वाला काम करता है। मदरसे से निकलने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, इसीलिए ये ही टाइम उसको टारगेट करने के लिए एकदम ठीक रहेगा। IC 814 की हाईजैकिंग के दौरान 25 वर्षीय रुबिन कात्याल को अत्यंत दर्दनाक मृत्यु देने वाले जहूर मिस्त्री का अंतकाल अब बहुत ज्यादा निकट आ चुका था, लेकिन RNAW को इस पहेली का एक टुकड़ा अभी भी नहीं मिल पाया था, और वो ये कि क्या जहूर मिस्त्री अपने साथ कोई रिवॉल्वर, पिस्टल या देसी कट्टा तो कैरी नहीं करता। कराची में ऑपरेशन महाकाल पर काम कर रहे तीनों एजेंट्स में से केवल मल्लिका ने ही मिस्त्री को सबसे करीब से देखा था, लेकिन वो भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रही थी। इसीलिए काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि मिस्त्री की रखेल और मौलवी की बीवी मुबीना को कुछ भी करके अपने साथ मिलाना ही होगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते की एक शाम मौलवी रज्जाक की बीवी मुनीबा मदरसे के पास स्थित मार्केट में सब्जियां खरीदने आई हुई थी, और रोज की तरह सब्जी खरीदने के बाद वापस जाने के लिए सड़क क्रॉस कर रही थी कि तभी फुल स्पीड में आ रही एक सुजुकी मेहरान गाड़ी उसे हल्की सी टक्कर मार सीधा निकल जाती है। सड़क पर गिर चुकी मुनीबा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और तभी बुर्का पहने एक महिला इस भीड़ को डांटते हुए मुनीबा को उठाने का प्रयास करने लगती है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? दिख नहीं रहा बेचारी को सांस नहीं आ रही है, हवा आने दें। पीछे हो जाएं, थोड़ा पीछे हो जाएं, मैं एक नर्स हूं, मैं देखती हूँ, हट जाएं। ये कहते हुए ये महिला मुनीबा को बहुत ही प्यार से ऊपर उठाती है और फिर उसके हाथ, पैर और घुटनों को चेक करने लगती है। अल्लाह का शुक्र है बहन, कोई चोट नहीं लगी आपको, बस हल्की सी खरोंचे हैं। मुनीबा की चोटें चेक करने के बाद ये महिला सड़क पर बिखर चुकी उसकी सब्जियां वापस थैले में भरती है और फिर एक रिक्शा वाले को आवाज मारते हुए उससे कहती है, आओ बहन, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ, मरहम पट्टी भी कर दूंगी, चलो। ए नहीं आपा, आप तकल्लुफ ना करें, मैं पास ही रहती हूँ, चली जाऊंगी। अरे कमाल करती हो बहन, आपा भी कह रही हो और तकल्लुफ की बात भी कर रही हो। अपने घुटने और कोहनी देखो कितने ज़्यादा छिल गए हैं। अगर घर पास में तो मैं चलती हूँ, इसमें तकल्लुफ कैसा है? ये कहने के बाद ये महिला मुनीबा को ई रिक्शा में बिठाती है और फिर उसका सामान पकड़ उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़ती है। मुनीबा के घर पहुंचने के बाद वो महिला उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर एक कागज के ऊपर कुछ दवाओं के नाम लिखने के बाद उससे कहती है, देखो मुनीबा बहन, ये दवाएं तुम्हें दिन में 2 बार लेनी है। पट्टियां 3 दिन बाद बदलवानी है, और हो सके तो रात को कच्ची हल्दी का दूध तो जरूर पीना है, ठीक है? इसके बाद मुनीबा और ये महिला बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह गप्पे हाँकने में लग जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आप नहीं होती आज तो पता नहीं मैं घर कैसे आती, क्या होता। अरे फिर वही बात, आपा भी कह रही हो और शुक्रिया भी। हाँ, और वैसे भी हम औरतें एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? मुनीबा से बातें कर रही है महिला लगातार चारों तरफ अपनी नजरें भी घुमा रही थी। वैसे यहाँ घर में कोई दिख नहीं रहा बहन, बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? इस महिला से ये सुनते ही मुनीबा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अरे आपा, बच्चे कहाँ से होंगे घर में जब अल्लाह मियाँ ने दिए ही नहीं। शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन ये कहते कहते मुनीबा बीच में ही रोना शुरू कर देती है। अरे बहन, इसमें रोने की क्या बात है? बच्चों का क्या है, हो जाएंगे। बस अल्लाह मियाँ पे यकीन रखो, एक दिन माँ जरूर बन जाओ। कैसे बन जाऊंगी आपा मैं माँ? मुझे कभी बच्चे नहीं होंगे आपा, कभी नहीं होंगे। ये कहते हुए मुनीबा अपने दाएं हाथ की उंगली को सामने दीवार पर लगी एक फोटो की तरफ कर देती है। कौन ये बहन? अब्बू हैं तुम्हारे? नहीं। अच्छा, तो फिर ससुर होंगे। अरे नहीं आपा, ससुर भी नहीं है, ये मेरे शौहर हैं, शौहर। मुनीबा से सुनते ही वो महिला चुपचाप अपना सर नीचे झुका लेती है और मुनीबा अपने आंसू पहुंचते हुए आगे कहती है, आपा अगर अल्लाह किसी को लड़की बनाए ना तो इस पाकिस्तान में तो कभी भी पैदा ना करे। मुनीबा से सुन वो महिला उसका थोड़ा और ढांढस बंधाती है और फिर अपना बैग कंधे पर टांगते हुए बाहर जाने के लिए खड़ी हो जाती है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आपा, मन बहुत हल्का हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे और बातें करती, लेकिन वो मौलवी साहब के घर आने का टाइम हो चला है, खाने की तैयारी भी करनी है। आप एक काम करें ना, अपना नंबर मुझे दे दें,
और कभी टाइम लगे तो दोबारा आए, बैठ के खूब बातें करेंगे। हाँ बहन बिल्कुल, ये लो, ये मेरा नंबर है, इस पर एक कॉल मार दो। अभी मुनीबा इस महिला का नंबर अपने फोन में सेव कर ही रही होती है कि तभी वो महिला उससे कहती है, ठीक है बहन, तो मैं अगले सोमवार को आती हूँ। उस दिन मेरी छुट्टी होती है ना, तो मेरे पास टाइम होता है, मैं दोपहर को आ जाऊंगी। नहीं आपा, दोपहर को नहीं। इससे पहले कि इस महिला की ये बात पूरी हो पाती, मुनीबा उसे बीच में ही टोक देती है। वो दोपहर को ना आपा, मुझे बहुत जरूरी काम होता है। आप या तो सुबह आ जाएं या 3 बजे के बाद कभी भी आ जाएं, खूब बैठ के बातें करेंगे। जैसे ही मुनीबा ये बोलती है तो उसके सामने खड़ी वो महिला अचानक ही बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। हाँ समझ गई बहन, दोपहर को ठीक नहीं रहेगा। वो दोपहर को तो तुम्हारे पास जाहिद आता है ना। एक नर्स का वेश धारण कर मुबीना की सहायता का स्वांग रचने वाली यह महिला कोई और नहीं बल्कि R&AW की एजेंट मल्लिका थी। और सुजुकी मेहरान गाड़ी से मार्केट में मुनीबा को टक्कर मारने वाला ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि एजेंट इमरान थे। मल्लिका के मुंह से जाहिद का नाम सुनते ही मुनीबा की आंखों के सामने सितारे चमकने लगते हैं। उसका सर हल्का हो जाता है और पैर कांपना शुरू कर देते हैं। मेरी बात सुनो मुनीबा, बात सुनो मेरी। मुनीबा को कंधे से पकड़ जोर से हिलाते हुए मल्लिका उससे कहती है, देखो मेरा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है, यकीन करो मेरा। मुझे तो बस उस जाहिद से बदला लेना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस समय तक रोना शुरू कर चुकी मुनीबा बिलखते हुए मल्लिका से आखिरकार पूछ ही लेती है, आप हो कौन और क्या बिगाड़ा है जाहिद ने आपका? अरे मुनीबा, वो जाहिद जिसे तुम एक सादा सा ताजिर समझती हो ना, उसका असली चेहरा बहुत ही ज्यादा घिनौना है मेरी बहन। क्या लगता है तुम्हें, तुम अकेली हो जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है? अरे तुम्हारे जैसी हजारों पाल रखी हैं उसने। आज से 3 साल पहले वो मेरी छोटी बहन के साथ भी प्यार का नाटक कर रहा था मुनीबा। उसे शादी के सपने दिखा के वो उसका फायदा उठाता रहा, और जब उसने मेरी बहन के साथ शादी नहीं की तो मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। और तुम्हारे साथ भी उसने शादी का वादा जरूर किया होगा, बोलो किया है ना? मल्लिका ये पूछती है तो बुरी तरह रोती हुई मुनीबा अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। नहीं करेगा वो तुम्हारे साथ शादी, कभी भी नहीं करेगा। खाएगा पिएगा और पूरे मजे लेने के बाद तुम्हें उठा के साइड में फेंक देगा। देखो अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें मेरी मदद करनी है या फिर मैं मौलवी साहब के आने का इंतजार करूं। मुनीबा, जब दुनिया को पता चलेगा कि दारुल उलूम के मौलवी की बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो आगे तुम खुद ही समझदार हो। मुनीबा जल्दी समझ जाती है कि मल्लिका की मदद करने के अलावा अब उसके पास और कोई मार्ग नहीं है। दिसंबर का मध्य आते आते एजेंट मल्लिका लगातार मुनीबा के साथ संपर्क बनाई हुई थी। उसके साथ फोन पर बात करने के अलावा हफ्ते में एक आध बार उसके घर भी आ जा रही थी। और अब एजेंट सलीम और ऑफिसर भानु को भी मुनीबा के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा था। और इसका मतलब यह था कि आतिशबाजी का समय अत्यंत निकट आ चुका था। R&AW द्वारा अपने शार्प शूटर्स की रिक्रूटमेंट ड्राइव लॉन्च कर दी जाती है। बम बम बोले सर जी, बम बम बोले। हाँ बम बम बोले सलीम, कैसे हो? सब ठीक? हाँ सर, सब बढ़िया चल रहा है। गुड, वेरी गुड। अच्छा सलीम, वो खानसामे को न्योता देने का टाइम आ गया है। निकाह के लिए हमें कम से कम 2 खानसामे चाहिए जिनके हाथ में बहुत ज्यादा सफाई हो। यहाँ पर खानसामे का मतलब था अननोन गनमैन और हाथ की सफाई का मतलब था उनका निशाना। हाँ ठीक है सर जी, तो फिर मैं अपने अफगान कांटेक्ट से बात कर लेता हूँ, एक आध हफ्ते में। अरे नहीं सलीम, इस बार अफगानिस्तान से नहीं, इस बार खानसामे लियारी से आएंगे। I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. वहाँ मेरा एक बहुत पुराना एसेट है जो सारा इंतजाम देख लेगा। वैसे आजकल वो कराची की सेंट्रल जेल में सरकारी मेहमान बना हुआ है, लेकिन अगले महीने तक बाहर आ जाएगा और अपने आप तुम्हें कांटेक्ट भी कर लेगा। ओके? देखते ही देखते 2022 का आगमन हो जाता है। जनवरी का महीना आकर चला भी जाता है, लेकिन ऑफिसर भानु का वो एसेट अभी तक एजेंट सलीम से संपर्क नहीं करता। और पिछले 1 महीने में एजेंट सलीम कम से कम 10 बार ऑफिसर भानु से इस बात की शिकायत भी कर चुके थे। अरे यार सलीम, फिर वही बात, कितनी बार बोलूं कि वो कांटेक्ट कर लेगा।
यार वो बेचारा पूरे 3 साल बाद जेल से बाहर आया है, उसे थोड़ा एंजॉय तो करने दो। अरे वो तो ठीक है सर जी, लेकिन यहाँ टाइम निकला जा रहा है। वो इमरान, निकाह जितनी जल्दी हो जाए हम सबके लिए उतना अच्छा रहेगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ सर जी। असल में एजेंट सलीम की इस हड़बड़ी के पीछे की वजह यह ऑपरेशन नहीं बल्कि उनका परिवार था। उन्हें अपनी पत्नी जुबैदा और दोनों बच्चों से दूर रहते पूरे 2 साल हो चले थे और इन 2 सालों के दौरान वो एक बार भी उनसे नहीं मिल पाए थे। इमरान के अलावा किसी और को उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसीलिए वो किसी के साथ अपनी ये परेशानी साझा भी नहीं कर पा रहे थे। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग सलीम। तुम लोग बस मिस्त्री और मुनीबा के ऊपर नजर बनाए रखो एंड डोंट वरी, मेरा लियारी वाला बंदा तुम्हें कभी भी कांटेक्ट कर लेगा। Confidence, that's right. Confidence, yeah. 13 मार्च 2022 के दिन इतवार का दिन था और कराची के बाहरी इलाके में स्थित RNDW के सेफ हाउस पर एजेंट सलीम, इमरान और मल्लिका अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी अचानक दोपहर के समय सेफ हाउस के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक जिसकी आवाज सुनते इन तीनों एजेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। And I'm on a big mission. My whole team got a plate up. यहाँ पड़ी एक टेबल के ड्रॉर से अपनी गन निकाल एजेंट इमरान तुरंत सिक्योरिटी कैमरा की स्क्रीन चेक करने लगते हैं। दूसरे कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहे एजेंट सलीम भी अपनी बंदूक निकाल लेते हैं और मल्लिका दौड़कर बेसमेंट में चली जाती है। कौन ये आदमी भाईजान, और यहाँ क्या कर रहा है साला? इधर इमरान ये पूछता है और उधर एजेंट सलीम अपना फोन बाहर निकाल कुछ फोटोज चेक करने में लग जाते हैं। ओ ठंड रख यार इमरान, पूरी दुनिया में बस 4 बंदे इस सेफ हाउस की लोकेशन जानते हैं। मेरे ख्याल से बंदा कहाँ गया साला, कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये ना। अपने फोन में फोटोज को स्क्रॉल कर रहे एजेंट सलीम की उंगलियां अचानक ही फ्रीज हो जाती हैं। ध्यान नाल देखी इमरान, वही है ना बंदा, ऑफिसर भानु का लियारी वाला एसेट, वही है ना? हाँ लग तो वही रहा है भाईजान, लेकिन इस साले को यहाँ का पता कैसे लगा? यार होते मैंने नहीं पता, लेकिन दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। एक काम कर, अपनी गन निकालो, दरवाजे के पीछे खड़ा हो जा और हाँ याद रखें कि बहुत खतरनाक बंदा है, ठीक है? इसलिए हाथ थोड़ा हौला रखें। इमरान को निर्देश देने के बाद एजेंट सलीम अत्यंत सावधानी के साथ सेफ हाउस के मेन गेट पर चले जाते हैं। हाँ भाईजान बताएं, क्या काम है? Come on now. जी वो मुझे दिल्ली टेंट हाउस वालों ने भेजा है। मुझे बताया गया है कि आपके घर में निकाह है, खान सामा चाहिए आपको। इस आदमी के मुंह से सुनते ही एजेंट सलीम अपनी गन को वापस अपनी शर्ट के नीचे दबा लेते हैं और फटाफट लोहे का मेन गेट खोल इस आदमी को सेफ हाउस के अंदर ले आते हैं। और उनके ऐसा करने का कारण था उस आदमी द्वारा बोला गया कोड वर्ड, दिल्ली टेंट हाउस। पाजी एक बात बताएं, आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? भानु सर ने? अत्यंत परेशान लग रहे एजेंट सलीम ये पूछते हैं तो उन्हें पूरी तरह इग्नोर करते हुए आदमी पहले तो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है और फिर एजेंट इमरान को घूरने लगता है। ओ पहलवान, गोली चल जाए तो छेद कर देती है, सेफ्टी ऑन कर और गन को वापस अंदर डाल ले। किसी जमाने में लियारी का एक अत्यंत खूंखार गैंग चलाने वाला 41 वर्षीय गैंगस्टर मानो बचपन से ही RNDW के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स और फौज से तहे दिल से नफरत करने वाले इस लेजेंडरी गैंग लॉर्ड का नाम था शकील कमांडो। कई बार शकील को ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद एजेंट इमरान और सलीम उसे सेफ हाउस के बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां 2-4 मिनट बाद मल्लिका भी आ जाती है। और इसके बाद एजेंट सलीम RNDW के इस एसेट को, ऑपरेशन की सारी डिटेल्स और मिस्त्री की पूरी कुंडली समझाने में लग जाते हैं। ये सब समझ तो आ रहा है ना बड़े भाई, काम हो जाएगा या नहीं? ये सुन शकील कमांडो अपनी जेब से बीड़ी का एक बंडल निकाल माचिस से एक बीड़ी जलाता है और फिर बड़े ही ध्यान से जहूर मिस्त्री की फोटो को देखते हुए कहता है, हाँ हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। 50 लाख लगेंगे, 25 काम से पहले और 25 काम के बाद। अबे पागल हो गया क्या? 50 लाख? कराची है कराची, यहाँ 5-5 हजार में लड़के मिलते हैं गोली मारने के लिए। हाँ ठीक है, फिर तो उन लड़कों से ही करवा लो, मैं चलता हूँ। ये बोलते हुए शकील अपनी बीड़ी नीचे फेंकता है और फिर खड़ा हो बेसमेंट से बाहर निकलने लगता है। ओ रुको भाई, कहाँ जा रहे हो यार, क्या आदमी हो? यार तुमने 50 लाख बोला, हमने 5000 बोला, बीच में कहीं आकर रुकते हैं ना। जैसे ही एजेंट सलीम ये बोलते हैं तो शकील अचानक रुक पीछे मुड़ जाता है। मोल भाव करेगा मेरे साथ? सब्जी बेचने वाला समझाए क्या भैंचोद? काम होने के बाद तुम लोग तो निकल जाओगे, मुझे और मेरे बंदों को तो यहीं रहना है ना। जल्दी आए ना बोलो, शाम को पिक्चर देखने भी जाना है मैंने। एजेंट सलीम समझ जाते हैं कि शकील पुराना चावल है और ऑफिसर भानु ने भी उन्हें सावधान किया था कि उसके सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की
कोई आवश्यकता नहीं है। वो ठीक है बड़े भाई, अब कम से कम बैठ तो जाओ, या खड़े खड़े ही बात करोगे? अपनी आवाज में आग्रह का भाव लिए एजेंट सलीम ये कहते हैं तो शकील दोबारा उसी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। हाँ, वो टारगेट की एक लेटेस्ट फोटो और उसको कब और कहाँ मारना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी। शकील के कहते ही मल्लिका मिस्त्री की फोटो का एक प्रिंट आउट और कुछ पेपर्स उसे पकड़ा देती है। हाँ शकील भाई, तो हमारा टारगेट दोपहर को खाना खाने अपने घर जाता है और फिर वहाँ से इकरा यूनिवर्सिटी के पास एक मदरसे में जहाँ मौलवी की पत्नी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। शकील कमांडो को अपनी ब्रीफिंग देते हुए एजेंट सलीम आगे कहते हैं, अभी जो मौलवी की पत्नी मुनीबा है ना, उसने हमें बताया कि कभी कभी मिस्त्री के पास एक चाइनीज़ पिस्टल होती है। अगर हिट वाले दिन भी उसके पास वो पिस्टल हुई तो वो सरदर्द के बहाने चाय बनाएगी और उसकी चाय में थोड़ी सी नींद की दवा डाल देगी। उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, तुम्हारे लड़कों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एजेंट सलीम से सारी डिटेल सुनने के बाद शकील कमांडो काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहता है और फिर एक और बीड़ी जलाने के बाद उनसे कहता है, बस गोली मारनी है? पाकिस्तानी हुकूमत को कोई मैसेज वैसेज नहीं भेजना? अरे तुम लोग बोलो तो उसका सर उतार के वो पुलिस या रेंजर्स के हेडक्वार्टर में डालेंगे। बहुत ही शांत स्वभाव और भावहीन चेहरे के साथ शकील ये कहता है तो यहाँ मौजूद तीनों RNDW एजेंट्स के शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ जाती है। ओ नहीं शकील भाई, क्या कह रहे हैं? बस गोली मारनी है। नई दिल्ली का सख्त आर्डर है, कोई शोबाजी नहीं चाहिए हमें। थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए मल्लिका ये कहती है तो इतनी तनावपूर्ण स्थिति में भी शकील मुस्कुराने लगता है। शोबाजी? अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम हिंदुस्तानियों की। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जंग इंसानों के साथ है, लेकिन ये साले इंसान नहीं है, जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर। और जंगली जानवर के साथ सलूक भी ना जंगल वाला ही किया जाता है। ओ बाबा शकील, आपके इस कीमती ज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस 2 अच्छे से शूटर्स का इंतजाम कर दें जो उसे फटाफट गोली मार के फटाफट वहाँ से गायब हो जाएं। ठीक है भाई, तुम्हारा पैसा तुम्हारी मर्जी, काम हो जाएगा। हाँ, काम कब करना है कम से कम 1 हफ्ते पहले बता देना। और हाँ, ये रखो, ये सिम कार्ड मैंने कल ही तुर्की से मंगवाया है, इसमें बस एक ही नंबर सेव है, उसके ऊपर मैसेज कर देना। ये कहते हुए शकील एक बार फिर मल्लिका की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए सेफ हाउस से बाहर निकल जाता है। क्या आदमी था ये भाईजान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ करेगा जरूर। थोड़ी सी घबरा चुकी मल्लिका ये कहती है तो इमरान उसे बीच में ही टोक देता है। अरे क्यों लग रहा है तुम्हें डर? तुम अकेली हो क्या? साला होगा अपने घर में बहुत बड़ा बदमाश, लेकिन हमने भी कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहनी है यार। अरे यार बस कर इमरान, फिर वही बात यार, वो हमारी टीम में है, दोस्त है हमारा दोस्त। जरा सोचो, साले ने इस लोकेशन का पता लगा लिया तो कुछ दम तो जरूर होगा ना बंदे में। हाँ बम बम बोले सलीम, और बताओ क्या हाल चाल? वो कमांडो से बात हो गई? हाँ सर जी, बात तो हो गई, लेकिन उसे हमारे सेफ हाउस का एड्रेस किसने दिया? आपने? एक सिक्योर लाइन पर बात कर रहे एजेंट सलीम ये पूछते हैं तो ऑफिसर भानु हल्का सा हंसने लगते हैं। क्या कर रहे हो सर जी? ये हम सब की फटी पड़ी है और आपको हंसी आ रही है? अरे नहीं यार सलीम, प्लीज घबराओ मत। देखो ये जो शकील है ना यार, ये मेरे ऊपर बैठे लोगों को भी जानता है यहाँ दिल्ली में। अरे कराची से लेकर पीओके तक हमारा कोई सेफ हाउस ऐसा नहीं है जिसके बारे में पता ना लगा सके। लेकिन तुम टेंशन मत लो, बंदा थोड़ा मूडी और डेंजरस टाइप का तो जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा ईमानदार भी है। ठीक है, सो डोंट वरी। शकील कमांडो के साथ हुई इस मीटिंग के 5 दिन बाद ऑफिसर भानु सामंत गोयल और NSA अजीत दोवल एक बार फिर साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री के सामने बैठे होते हैं। हाँ तो भानु जी बताइए भाई, क्या अपडेट है? अपनी कुर्सी पर बैठे हुए PM मोदी ये पूछते हैं तो ऑफिसर भानु फटाक से खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर, हिट की सारी तैयारियां फाइनल हो गई हैं। आवर टारगेट जहूर मिस्त्री विल बी किल्ड ऑन 22 मार्च 2022। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। और वैसे 22 मार्च का दिन रखने के पीछे कोई खास कारण? सर वो एक्चुअली वो 22 मार्च को मंगलवार का दिन है सर, और हमारा एजेंट सलीम जो फील्ड में इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है ना, वो बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है सर, बस इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। ऑफिसर भानु के मुंह से सुनते ही यहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे गर्व के मारे चमकने लगते हैं। हाँ ठीक है भानु साहब, आप जाइए और अपने काम पर लग जाइए। और हाँ, अपनी टीम को हमारी तरफ से एक बात जरूर बोल दीजिएगा, जय बजरंग बली। बाईस 22 मार्च 2022 की सुबह 4 बजे उठ एजेंट सलीम, इमरान और मल्लिका तैयार होने में लग जाते हैं।
पिछली 2 रातों से ये तीनों एजेंट्स पूरे जी जान से अपने सेफ हाउस की सफाई करने में लगे हुए थे। ऑपरेशन से जुड़े सभी कागजों को जलाने के बाद इन्होंने हर उस चीज को नष्ट कर दिया था जो इनके और जहूर मिस्त्री के बीच किसी भी प्रकार का लिंक स्थापित कर सकती थी। तैयार होने के बाद मल्लिका सबके लिए चाय और ब्रेड ले आती है और नाश्ता करने के बाद ये तीनों एजेंट्स अपने नाखून चबाते हुए शकील कमांडो से मैसेज आने का इंतजार करने लगते हैं। ठीक 6:12 पर आखिरकार शकील कमांडो का मैसेज आ ही जाता है। ऐसा होते ही एजेंट सलीम और इमरान सबसे पहले बेसमेंट में रखी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति के सामने प्रार्थना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर ये तीनों एजेंट्स अपनी गाड़ी में बैठ यहाँ से गायब हो जाते हैं। I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jumped the gun. If they go against me, then they done. सुबह के लगभग 10 बजे तक मल्लिका मुनीबा से मिलने उसके मदरसे पर पहुंच जाती है। एक बार उसे उसका काम समझाती है पर उसके हाथ में एक छोटी सी कागज की पुड़िया थमाने के बाद यहाँ से गायब हो जाती है। उधर इमरान टोयोटा कोरोला के साथ टारगेट स्पॉट से कोई 200 मीटर दूर एक जगह पर घात लगाकर बैठ जाते हैं और अत्यंत सादे कपड़े पहने एजेंट सलीम अख्तर कॉलोनी स्थित मिस्त्री की दुकान पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। इस समय तक शकील कमांडो अपने शूटर्स के मोबाइल नंबर्स, उनका हुलिया और बाइक की डिटेल सब कुछ शेयर कर चुका था और प्लान के अनुसार एजेंट सलीम को दोपहर के समय मिस्त्री के दुकान से बाहर निकलते इन शूटर्स को सूचित करना था। दोपहर का 1 बजने में अभी कोई 15 मिनट बाकी थे कि तभी एजेंट सलीम देखते हैं कि मिस्त्री घर जाने के लिए अपनी दुकान से बाहर निकल रहा है। ये देखते ही वो तुरंत अपना फोन बाहर निकाल शूटर्स को एक वॉइस नोट भेज देते हैं। दूल्हा घर के लिए निकल गया है। आई रिपीट, दूल्हा घर के लिए निकल गया है। एजेंट सलीम से मैसेज मिलते ही यहाँ से कोई 5 किलोमीटर दूर इंतजार कर रहे दोनों शूटर्स अपनी बाइक पर बैठते हैं और अपने चेहरों को मास्क और हेलमेट से ढकने के बाद उस मदरसे के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ से अपनी दुकान जाते हुए बीच रास्ते में ही मिस्त्री का काम तमाम किया जाना था। अपनी दुकान से निकलने के कोई 15-20 मिनट बाद मिस्त्री अपनी सोसाइटी के अंदर चला जाता है और एजेंट सलीम थोड़ी दूरी से उसके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। दोपहर के ठीक 1:40 पर मिस्त्री अपनी सोसाइटी से बाहर निकलता है और मुनीबा से मिलने के लिए पैदल ही इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसके ऊपर एक नजर पड़ते ही एजेंट सलीम मल्लिका को अपडेट कर देते हैं कि टारगेट घर से निकल चुका है और मल्लिका तुरंत मुनीबा को फोन कर उसे सावधान कर देती है। अपने घर से निकलने के कोई 10 मिनट बाद मिस्त्री उस मदरसे के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके ऐसा करते ही एजेंट सलीम इमरान, मल्लिका, शकील कमांडो और उसके दोनों शूटर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेते हैं। मल्लिका, तुम 1 सेकंड के लिए भी मदरसे से अपनी आंखें मत हटाना और कोई भी अजीब सी फीलिंग आए तो फौरन इन्फॉर्म कर देना मेरी बहन, ठीक है? मदरसे के बाहर मार्केट में ही घूम रही मल्लिका एक बाज की तरह अपनी नजरें लगातार मदरसे के गेट पर गड़ाए रखती है। देखते ही देखते घड़ी की सुइयां 2:30 के पार चली जाती हैं लेकिन मिस्त्री अभी तक मदरसे से बाहर नहीं निकलता और इसीलिए मल्लिका चाहकर भी मुनीबा को कॉल या मैसेज नहीं कर पा रही थी। मुनीबा को दी गई ब्रीफिंग के अनुसार मिस्त्री के वहां से बाहर निकलते ही उसे मल्लिका को कॉल करके बस ये 3 शब्द बोलने थे, दूल्हा लाजवाब है। कितने मर गया 14 इंसान है जानवर जो अभी तक लगा हुआ है, वो खंदा की है मायावा। टेंशन के मारे अपने नाखून चबा रहे एजेंट सलीम ये बोलते हैं तो लाइन पर ही मौजूद शकील उनसे कहता है, शिलाजीत खाता है, शिलाजीत। हेलो कीपा जी की खांदा है? अरे शिलाजीत यार, शिलाजीत खाता है। शकील के मुंह से सुनते ही लाइन पर मौजूद सभी लोग इतनी तनावपूर्ण स्थिति में भी हंसना शुरू कर देते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, सच में रोज शिलाजीत खाता है वो। मुझे लगा तुम लोगों को पता होगा। वो कारीगर है ना, उसका क्या नाम है उसका? हाँ, फजलू किसी पुराने हकीम से उसके लिए शिलाजीत लेकर आता है। शकील की यह जानकारी सुन RNDW के तीनों एजेंट्स पूरी तरह अवाक रह जाते हैं। क्या लग रहा था तुम राव वालों को कि मैं अपने बंदे तुम्हें ऐसे सौंप दूंगा, हैं? बिना कोई जांच पड़ताल किए। बच्चे जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे शकील चचा उस स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, ट्रस्टी रह चुके हैं। ट्रस्टी। देखते ही देखते आधा घंटा और निकल जाता है और ना ही अभी तक मिस्त्री मदरसे से बाहर निकलता है और ना ही मुनीबा की तरफ से कोई अपडेट आती है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है सलीम भाई। दूल्हे को अंदर गए 1.5 घंटा होने वाला है, इतना टाइम तो वो कभी नहीं लगाता। क्या करें? मल्लिका की आवाज में परेशानी और घबराहट दोनों ही बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे थे। आधा घंटा और वेट करते हैं मेरी बहन, फिर देखेंगे क्या करना है। मुझे लगता है कि अगले 10-15 मिनट में वो... आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट लगा रखा है। जब तक वो बाहर नहीं निकल आता कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, सब वेट करेंगे। शकील की बात सुनते ही एजेंट सलीम का खून खौल उठता है। ओ शकील पाइन,
ओ यार क्यों पजामे तो बाहर निकलते पाए हो? ये मेरा ऑपरेशन है, मेरा। यहाँ वही होगा जो मैं बोलूंगा। अच्छा तो ये तेरा ऑपरेशन है? तो एक काम कर, अपने बाप को फोन लगा और पूछ उससे किसका ऑपरेशन है। पूछ। अबे शकील, पैंचो पाइन पाइन कर रहा हूँ तो सर पे चढ़ रहा है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये कोई लड़ने का टाइम है क्या? और टाइम वाइम क्या तेल लेने यार? साले नु सर ते बिठाया तो कानून च मुद्दा पे आया। साला 2 टकेता गुंडा मैंने ऑर्डर दे रहा है। इधर एजेंट सलीम शकील के साथ भैंसा भैंसी करने में लगे हुए थे और उधर उनके दूसरे फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगती है। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एजेंट सलीम इस कॉल को उठा हेलो बोलते हैं तो दूसरी तरफ से भी उन्हें सिर्फ हेलो की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। अरे पाइन यार, आप जो भी हो बादिश कॉल करना, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जुबैदा और बच्चे कैसे हैं सलीम? कम से कम ये तो बता दो। ये सुनते ही एजेंट सलीम के आसपास की दुनिया स्लो मोशन में तब्दील हो जाती है। कौन बोल रहा है? और फैमिली कहाँ है मेरी? साले है कौन तू? अरे काम डाउन सलीम, कुछ नहीं हुआ जुबैदा और बच्चों को। मैं दिल्ली टेंट हाउस से अजीत बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही एजेंट सलीम को चक्कर आने लगते हैं और वो अचानक गश खाकर नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। अरे घबराओ मत सलीम, क्या करूँ, बस आज मौसम बहुत ज्यादा बेईमान है, बहुत ज्यादा बेईमान। आज मौसम बहुत बेईमान है। यह ऑपरेशन महाकाल के डी-डे का कोड फ्रेज था जिसे ऑपरेशन में शामिल फील्ड एजेंट्स ऑफिसर भानु सामंत गोयल और अजीत दोवल के अलावा और कोई नहीं जानता था। सॉरी सर, आई मीन सॉरी हिंद सर, मेरा मतलब है सर, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सलीम, मेरी बात ध्यान से सुनो। शकील कमांडो जो भी कह रहा है चुपचाप करते रहो। ही नोज व्हाट इज डूइंग। वो हमारे लिए ये सब पहले भी कर चुका है। अपना बहुत कुछ खोया उस बेचारे ने हमारे लिए, लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोला। याद रखो कि तुम सब एक टीम हो, एक टीम। अगर अपनी ईगो को बीच में लाओगे तो कोई ना कोई गलती जरूर होगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना सलीम? नई दिल्ली से बोल रहा है अजीत दोवल ये कहते हैं तो किसी तरह खुद को संभालते हुए एजेंट सलीम उत्तर देते हैं। सॉरी सर, मेरा मतलब है यस सर, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है सलीम, तो फिनिश एवरीथिंग और फिर जुबैदा और बच्चों के बारे में बात करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं सलीम, उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है तुमको, वचन है तुमको। इससे पहले कि एजेंट सलीम नई दिल्ली से आई उस कॉल के सदमे से उबर पाते मल्लिका के दूसरे फोन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगता है। भाईजान मैसेज आ गया, आई रिपीट मैसेज आ गया। दूल्हा बाहर निकल गया और उसने वो मोहब्बत वाली चाय भी पी हुई है। मोहब्बत वाली चाय का मतलब यहाँ पर यह था कि जहूर मिस्त्री को नशे की दवा दी जा चुकी है। मल्लिका से अपडेट मिलते ही सारे एजेंट्स अपनी अपनी कमर सीधी करने लगते हैं। मदरसे से थोड़ी दूर सड़क किनारे खड़े शूटर्स भी अपनी बाइक को किक मारने लगते हैं और इतने में एक बार फिर सबको मल्लिका की आवाज सुनाई देती है। बाराती तैयार हो जाएं, दूल्हा बाहर निकल गया है। आई रिपीट, दूल्हा बाहर निकल गया है। आपको दिखाई दे रहा है तो कंफर्म करें। शकील के शार्प शूटर्स को RNDW द्वारा बाराती कोड नेम दिया गया था। हाँ जी, घबराए ना, दूल्हा दिखाई दे रहा है, हम ठीक उसके पीछे हैं। इस समय एजेंट सलीम मदरसे और दुकान के बीच वाले रास्ते के दूसरे एंड पर खड़े हुए थे, लेकिन शूटर से मैसेज मिलते ही वो एक रिक्शा में बैठ जाते हैं और स्पॉट से कोई 200 मीटर दूर खड़ा इमरान भी अपनी गाड़ी को तुरंत स्टार्ट कर लेता है। मदरसे से बाहर निकल मिस्त्री अभी कोई 200 मीटर ही चला होगा कि तभी उसकी टांगें लड़खड़ाना शुरू हो जाती हैं। वो बार बार अपने माथे पर हाथ फेरते हुए आगे की तरफ चल तो रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसके चलने की गति कुछ ज्यादा ही धीमी होती जा रही थी। अरे दवाई कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई? ऐसे तो ये साला कल तक भी नहीं पहुंचेगा स्पॉट तक। नहीं शकील भाई, मैंने तो मुनीबा को बस एक ही डोज दी थी और एक डोज से तो इतना असर नहीं होना चाहिए। जैसे ही मल्लिका ये कहती है तो 5 सेकंड सोचने के बाद एजेंट सलीम अपने फोन पर कहते हैं, हाँ शकील भाई, हुण तुसी दसो की करना है यार, आप जो बोलोगे वही होगा। अभी अभी गाड़ी में बैठे एजेंट सलीम ये कहते हैं तो उनके साथ ड्राइवर सीट पर बैठा इमरान बहुत बुरी तरह चौंक जाता है। इस ऑपरेशन को ले इतने ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले एजेंट सलीम शकील से मदद मांग रहे थे, ऐसा आखिर कैसे हो गया? देखते ही देखते 5 मिनट और निकल जाते हैं और अपनी दुकान की तरफ जा रहा मिस्त्री अब बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगता है। हाँ भाई मेरे बारातियों, मुझे नहीं लगता इस साला स्पॉट तक पहुंच पाएगा, इसलिए तैयार हो जाओ। इधर शकील ये कहता है और उधर एक खटारा सी दिखने वाली बाइक पर सवार दोनों शूटर मिस्त्री के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। इनमें से बाइक चला रहे आदमी ने काले और सफेद रंग की जैकेट पहनी हुई थी और सर के ऊपर हेलमेट लगाया हुआ था, और पीछे वाली सीट पर बैठे आदमी ने अपने मुंह पर मास्क और शरीर को एक बड़े से कंबल से ढका हुआ था।
इस समय तक बहुत ज्यादा डगमगा रहा मिस्त्री अभी टारगेट स्पॉट से कोई 100 मीटर की दूरी पर था कि तभी फोन लाइन पर एक बार फिर शकील की आवाज सुनाई देती है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। इधर अपने फोन पर शकील कमांडो ये बोलता है और उधर उसके दोनों शूटर्स अपनी बाइक से मिस्त्री का रास्ता रोक देते हैं। दवाई के नशे में बुरी तरह धुत मिस्त्री जैसे ही अपना मुंह पर उठा उनकी तरफ देखता है तो पीछे वाला आदमी अपने कंबल के अंदर हाथ डालते हुए उससे कहता है, सलाम अलैकुम जरूर भाई, वो अपने चंदर मोहन कात्याल है ना, उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अबे कौन है चंदर, कौन है पॉजरी? इधर 45 कैलिबर की दर्जनों गोलियां मिस्त्री के शरीर में घुसती हैं और उधर वो रेत की बोरी की तरह नीचे ढह जाता है। फोन लाइन पर गोलियों की आवाज सुनते ही एजेंट सलीम इमरान की तरफ देखते हैं और उसका पांव खुद ब खुद गाड़ी के एक्सेलेटर को दबा देता है। ये दोनों फुल स्पीड में मदरसे के बाहर से मल्लिका को पिकअप करते हैं और बिजली की रफ्तार के साथ यहां से गायब हो जाते हैं। हाँ शकील पाइन, आप जहां भी हो फटाफट निकलो वहां से। बहुत ज्यादा उत्तेजित और तनावपूर्ण आवाज में एजेंट सलीम में कहते हैं तो शकील कमांडो हंसने लगता है। अरे ऐसे कैसे निकलो, साला जिंदा बच गया तो। तुम लोग निकलो, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो शकील पाइन, हेलो। ओ की बंदा यार, फोन काट देता माइयवा। दिन दहाड़े कराची के बीचों बीच गोलियां चलते ही मिस्त्री के चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस भीड़ में खड़ा एक आदमी हिम्मत करके नीचे पड़े मिस्त्री के पास जाता है और उसकी सांसें चेक करने के बाद यहाँ खड़े लोगों से कहता है, अरे देख क्या रहे हो आप लोग, कोई पुलिस को फोन लगाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। बुलंद आवाज में कहते हुए आदमी मिस्त्री की जेब से उसका फोन निकालता है और फिर भीड़ के बीच से होते हुए बाहर की तरफ चलने लगता है। यहाँ से कोई 300 मीटर दूर खड़े अपने ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ जाता है। बहुत ही आराम से एक बीड़ी जलाता है और फिर अपने ऑटो को ड्राइव करते हुए अपने फोन से एक नंबर डायल करने लगता है। हेलो, हाँ कमांडो बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो, मुबारक हो। इस समय तक एजेंट सलीम, इमरान और मल्लिका कोरोला गाड़ी में अपने नए सेफ हाउस के लिए निकल चुके थे और जैसे ही इन्हें शकील कमांडो से मिस्त्री के ऊपर जाने की कंफर्मेशन मिलती है तो एजेंट सलीम गाड़ी के डैशबोर्ड पर जोर जोर से मुक्के मारने लगते हैं। आपको भी मुबारक कमांडो पाइन, आपको भी मुबारक मेरे पाइन, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। कोई 1 घंटे से ज्यादा ड्राइव करने के बाद RNDW के तीनों एजेंट्स अपने नए सेफ हाउस पर पहुंच जाते हैं और इस सेफ हाउस के अंदर जाते ही एजेंट सलीम सबसे पहले अपने सैटेलाइट फोन से ऑफिसर भानु को कॉल लगाते हैं। शादी मुबारक हो सर जी, शादी मुबारक हो। एजेंट सलीम के मुंह से शब्द सुनते ही ऑफिसर भानु की आंखें नम और गला भारी हो जाता है और उनकी आंखों के सामने IC-814 हाईजैकिंग के वो 23 साल पुराने अत्यंत दर्दनाक दृश्य एक बार फिर फ्लैश होने लगते हैं। तुमने कर दिखाया सलीम मेरे भाई, तुमने कर दिखाया। आज से ठीक 3 साल पहले शुरू किया गया RNDW का ऑपरेशन महाकाल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था और इन 3 सालों में आज पहली बार ऑफिसर भानु इमरान और मल्लिका के साथ सीधा बात करते हैं। इमरान मल्लिका, भारत का एक नागरिक हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू गाइस हैव डन। जैसे ही ऑफिसर भानु ये कहते हैं तो मल्लिका एजेंट इमरान तक की आंखें भी गीली हो जाती हैं और इस दृश्य को देख एजेंट सलीम भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। चलो भाई बस करो, बहुत हो गया है रोना धोना। इमरान और मल्लिका, तुम्हारे वीजा लगे नए पासपोर्ट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अलमारी की सेफ में रखे हुए हैं। तुम्हारी दुबई की फ्लाइट परसों सुबह कराची एयरपोर्ट से निकलेगी। सो हैव सम रेस्ट एंड ले लो फॉर सम टाइम। 2-4 महीने बाद आराम से यहाँ दिल्ली में बैठकर खूब बातें करेंगे। क्यों, ठीक है ना? जी भाईजान, मेरा तो बहुत मन है वहां आने का। थैंक यू और जय हिंद। जय हिंद मल्लिका। और हाँ सलीम मेरे भाई, तुम मुझे 8 बजे दोबारा कॉल करो हैं। तुमसे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है मेरे भाई।
ऑफिसर भानु जानते थे कि मिस्त्री की हत्या के बाद आईएसआई को जीएचक्यू के वलीद, मुनीबा और यहाँ तक कि उस बिरयानी वाले तक पहुंचने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज नहीं तो कल वो RNDW एजेंट्स की असली पहचान का पता लगा ही लेंगे और ऐसा होने से पहले पहले उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक था। बम बम बोले सर जी। हाँ बम बम बोले सलीम। फोन स्पीकर पर तो नहीं है ना? नहीं सर, स्पीकर पर नहीं है। अच्छा सलीम, तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी कल तक तुम्हें मिल ही जाएंगे। एक काम करो, इमरान और मल्लिका के वहां से निकलते तुम भी निकल लो, ठीक है? ऑफिसर भानु एजेंट सलीम से कहते हैं तो फोन लाइन पर एक घोर सन्नाटा पसर जाता है। हेलो सलीम, आर यू देयर? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, लेकिन वो मुझे आपको कुछ बताना था सर। हाँ तो बोलो मेरे भाई, मैं सुन रहा हूँ। सर एक्चुअली मैं अकेला यहाँ से नहीं निकल सकता। यहाँ पे ना मेरी, आपको कैसे बताऊं सर, यहाँ पे मेरी। ऑफिसर भानु को अपनी सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे एजेंट सलीम हकलाने लगते हैं तो वो खुद ही उनकी बात पूरी कर देते हैं। हाँ बोलो ना मेरे भाई, रुक क्यों गए? बोलो कि सर मेरी एक बीवी है जिसका नाम जुबैदा है, एक 8 साल का लड़का है कलाम, और एक 7 साल की बहुत प्यारी सी बच्ची भी है सुरैया। बस सर मैं इन सब के बारे में आपको बताना भूल गया क्योंकि मेरे को लगा कि दिल्ली में बैठे भानु सर तो एक नंबर के चूतिए हैं। क्यों, यही सब बोलना चाहते हो ना मुझसे? अपने बॉस से सुनते ही एजेंट सलीम बुरी तरह चौंक जाते हैं। क्या लगा था तुम्हें सलीम कि मेरा एक फील्ड एजेंट लोकल लड़की के साथ इश्क लड़ाएगा, उसके साथ शादी करके घर बसा लेगा, बच्चे भी पैदा कर लेगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जैसे जैसे ऑफिसर भानु अपनी ये बात आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे एजेंट सलीम के दिल की धड़कनें घोड़े की तरह दौड़ने लगती हैं। सॉरी सर, वेरी सॉरी। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की सर, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे लगा कि। क्या लगा तुम्हें सलीम? हाँ क्या लगा कि भानु सर तो एक राक्षस हैं, उसके सीने में तो दिल है ही नहीं। भाई मैं अपने माँ के पेट से थोड़ी ना पैदा हुआ था, मैं तो वो महाभारत की तरह जमीन फाड़ के बाहर निकला था। क्यों, ये लगा ना? ऑफिसर भानु की इन बातों के आगे एजेंट सलीम चुप रहना ही ठीक समझते हैं। चलो अब जो हुआ सो हुआ, इसके ऊपर मिट्टी डालो और घबराओ मत। तुम्हारी फैमिली के लिए भी सारे इंतजाम कर दिए गए हैं सलीम, सो डोंट वरी, ओके? जैसे ही ऑफिसर भानु ये कहते हैं तो एजेंट सलीम के दिल की धड़कनें एक बार फिर से नॉर्मल होने लगती हैं। सलीम एक काम करो, कल सुबह इमरान के साथ पहली फ्लाइट से पिंडी के लिए निकल जाओ। वहाँ तुम्हारे घर के पीछे 2 गली छोड़ के एक सफेद रंग की एसयूवी खड़ी है। एसयूवी की चाबी तुम्हारे घर के बाहर रख के किसी गमले के अंदर है और तुम्हारे बीवी बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स गाड़ी की डिक्की में स्टेपनी के नीचे हैं। सुबह अपनी फैमिली को पिकअप करो, लाहौर एयरपोर्ट के पास किसी सस्ते से होटल में कमरा बुक करा लो। और हाँ, इमरान और मल्लिका के फ्लाइट में बैठते ही तुम भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से तुरंत गायब हो जाओ, ठीक है? अपने एक एजेंट के लिए की गई ऑफिसर भानु की इस डिटेल्ड प्लानिंग को सुन सलीम चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। थैंक यू सर, थैंक यू एंड वेरी सॉरी। अरे सॉरी और थैंक यू को मारो गोली और ये सोचो कि अपनी बीवी को क्या बोलोगे। क्या कहानी सोची है मेरे भाई? वो सब मैं कर लूंगा सर, आप प्लीज जुबैदा की टेंशन मत लो। उसे कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से पता है। ठीक है सलीम मेरे भाई, तो फिर गेट बैक टू वर्क एंड गुड लक। ऑफिसर भानु के साथ ये कॉल खत्म होते ही एजेंट सलीम तुरंत जुबैदा को कॉल लगाते हैं। अरे यार जुबैदा, तेनू भैन च केबीसी खेलना है मेरे नाल, केबीसी खेलना है ते कल जिन्ना खेलना है खेल नहीं ची भर के यार। लेकिन अभी मेरी बात ध्यान नाल सुन ले प्लीज। मैंने कल सुबह 9-10 बजे तक घर पहुंच जाना है, तब तक अपनी और बच्चों की सारी पैकिंग करके रख लें। बस इतना करना है, तेनू कर लेगी? एजेंट सलीम बार बार अपनी पत्नी से कहते हैं तो आखिरकार वो उनकी बात मान ही लेती है। रात के लगभग 9 बजे मल्लिका और इमरान सेफ हाउस की रसोई में खाना बना रहे थे और दूसरे कमरे में बैठे एजेंट सलीम फोन पर जुबैदा से बात करने में व्यस्त थे कि तभी अचानक सेफ हाउस के दरवाजे पर एक धड़ाम की आवाज होती है। एजेंट इमरान दौड़कर खिड़की से बाहर देखते हैं तो घर के बाहर शकील कमांडो खड़ा होता है। ओ यार शकील भाई, हमारे सेफ हाउस का एड्रेस कौन देता है आपको बार बार यार? दरवाजा खोलते हुए इमरान ये पूछता है तो शकील बिना कुछ बोले सीधा अंदर आ जाता है। कोई 1-8 घंटे बाद खाना भी बनकर तैयार हो जाता है और RNDW के लिए काम करने वाले चारों लोग एक आखिरी बार साथ बैठकर खाना खाते हुए आपस में जी भरकर बातें करते हैं। शकील भाई, आपकी कहानी क्या है वो तो बताएं। मैंने सुना है आपकी NSS आप तक पहुंचे। बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ मल्लिका पूछती है तो आलू सोयाबीन वाला पुलाव खाते हुए शकील उससे कहता है, अरे कुछ नहीं, वो जब आपके दोवल साहब यहाँ पाकिस्तान में अंडर कवर थे ना, तब मेरे अब्बू के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। असल में मेरे अब्बू MKM में अल्ताफ हुसैन के लिए काम करते थे और जब पाकिस्तान फौज ने MKM के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो वो पकड़े गए। अब इन साले ISI वालों ने वही किया जो इन्हें आता है। इन्होंने दिन रात मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मेरे अब्बू चाहते तो दोवल साहब का नाम लेके अपनी जान बचा सकते थे,
लेकिन उनके मुंह से एक बार भी दोवत साहब का नाम नहीं निकला। उनके गायब होने के कोई 1.5 या 2 साल बाद की बात होगी। एक रात को हम लोग सब घर में सोए हुए थे कि दरवाजे पर जोर से आवाज़ हुई। मेरी अम्मी ने दौड़ कर दरवाज़ा खोला तो हमारे दरवाजे पर मेरे अब्बू जान की लाश पड़ी हुई थी। अब्बू के जाने के बाद हम लोग पूरी तरह बेसहारा हो गए थे। दूसरे तो दूसरे, अपनों ने भी हमसे कन्नी काट ली थी। लेकिन ऐसे में पूरी दुनिया में एक ही आदमी था जिसने हमारा साथ दिया, अजीत दोवल। अगले दिन की सुबह 10 बजे के आसपास एजेंट सलीम इमरान के साथ रावलपिंडी में अपने घर पहुंच जाते हैं। ये मुस्टंडा कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। ओ धीरे बोल यार, धीरे बोल, ड्राइवर है, तेरे लिए गाड़ी बुक कराई है यार और तू गुस्सा कर दी पई है। 2 साल से मुंह नहीं दिखाया और अब कह रहे हो कि दूसरे मुल्क जाना है। अरे क्यों जाना है? काम क्या है वहां पे? कम से कम वो तो बताओ। पूरे 24 महीने बाद अपने पति से मिल रही जुबैदा एजेंट सलीम से लड़ने में लग जाती है। एजेंट इमरान दूसरे कमरे में उनके बच्चों को खिलाने लगते हैं और इसी गहमा गहमी के बीच अचानक एजेंट सलीम का फोन बज उठता है। हाँ शकील पाइन, तो थोड़ी देर कॉल करता है यार, महाभारत चल रही है थे। नहीं सलीम, थोड़ी देर का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ISI वालों को सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ। फटाफट निकलो वहां से, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हैं। जल्दी करो सलीम, वो लोग तुम्हारे घर पहुंचते ही होंगे। शकील की कॉल काटते एजेंट सलीम एक गहरी सांस लेते हैं और फिर फटाफट इमरान को अपने घर की छत पर ले जाते हैं। इमरान यार, जिसका डर था वो हो ही गया। ISI वाले आ रहे हैं, उन्हें सब पता चल गया। 2-3 घंटे हैं बस हमारे पास। अब भानु सर ने जो पीछे SUV खड़ी की थी, मेरे ख्याल से वो भी सेफ नहीं है। एक काम करो, एक और गाड़ी का इंतजाम करो, रास्ते में कोई ठीक सी लोकेशन देख के चेंज कर लेंगे। भाईजान आप घबराए ना, मैं कुछ फ़ोन घुमाता हूँ, हो जाएगा। आप बस भाभी को मनाएं जल्दी यहाँ से निकलने के लिए। किसी तरह जुबैदा को मनाने के बाद एजेंट सलीम अपने बच्चों और सामान के साथ घर के बाहर आ जाते हैं और इतने में इमरान भी SUV को लेकर यहाँ पहुंच जाता है। जुबैदा और बच्चों को गाड़ी में बिठाने के बाद एजेंट सलीम भी अंदर बैठ जाते हैं और फिर जैसे ही बाहर खड़े इमरान को गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए अंदर बैठने को कहते हैं तो वो अपने दोनों हाथ खिड़की के ऊपर टिकाते हुए बड़े ही आराम से कहता है, नहीं सलीम भाई आप निकलो, मैं यही रुकूंगा। इमरान के कहते ही एजेंट सलीम बहुत बुरी तरह चौंक जाते हैं। ओ यार इमरान, ही मजाक का टाइम नहीं है यार, देख ऐसे ना करें, हैं बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी चल अंदर आ, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे यार सलीम भाई, तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप निकलो यहाँ से यार। मैं यहाँ रुक के ISI वालों को संभालता हूँ और कुछ नहीं तो आपके लिए कम से कम 24 घंटे तो और खरीद लूंगा उनसे। अगर हम सब एक साथ यहाँ से निकले तो रावलपिंडी तक भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे भाईजान। उन सालों को रास्ता भटकाने के लिए किसी का यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। चुप चुप, बिल्कुल चुप। वो सब मुझे नहीं पता, तू भी हमारे साथ आ रहा है, नहीं तो कोई कहीं नहीं जा रहा। ओ यार सलीम भाई, बच्चों वाली बातें ना करो यार, आपको पता है मैं ठीक बोल रहा हूँ। आपको राम जी की कसम है, निकलो यहाँ से प्लीज। अरे यार इमरान मेरे भाई, वो छोड़ेंगे नहीं तुझे, साले बहुत तड़पाएंगे, बहुत। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे यार, देख ऐसे ना कर, बड़े भाई से हाथ जुड़वा रहा है यार, देख अंदर आ जा प्लीज, अंदर आ जा। अरे आप मेरी छोड़ो और अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो सलीम भाई, मेरे आगे पीछे कौन है? हाँ कोई भी नहीं, आपकी तो ये जिंदगी है, आपके लिए कुर्बान कर रहा हूँ। जाते जाते एक आखिरी बात सलीम भाई, आप बस मेरी माँ का ख्याल रखना। इस मुल्क में ना उस बेचारी ने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ। मुझे पता नहीं सलीम भाई ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन जब भी अयोध्या में राम मंदिर बने ना तो वीज़ा लगवा के मेरी माँ को एक बार राम जी के दर्शन ज़रूर करवा देना। बहुत सालों से मन था उस बेचारी का अयोध्या जाने का, बस आप मेरा इतना सा काम करवा देना भाई, करवा दोगे? इमरान के कहते ही एजेंट सलीम की आंखों से आंसुओं के झरने फूट पड़ते हैं। अब आप निकलो यहाँ से सलीम भाई, बच्चों के सामने रहूंगा तो बहुत शर्म आएगी मुझे, चलो निकलो। ये कहते हुए इमरान एजेंट सलीम के दोनों बच्चों के सर पे अपना हाथ फेरता है और फिर वापस घर के गेट पर जा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने सलीम भाई को एक आखिरी बार प्रणाम करने लगता है। बहुत ज्यादा भारी मन के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे एजेंट सलीम इमरान के ओझल होने तक उसे शीशे में देखते रहते हैं और इस कॉलोनी से बाहर निकलते ही अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर देते हैं। एजेंट सलीम और उनकी फैमिली के यहाँ से निकलते इमरान वापस घर के अंदर आ जाता है, रसोई में अपने लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बनाता है और फिर अपनी 9mm बरेटा को अपनी गोदी में रख चाय पीते पीते बड़े ही आराम से ISI वालों का इंतजार करने लगता है।